हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। इससे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे पहले 5 अनसोल्व न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो 6 न्यूमेरिकल्स बच गए एनसीईआरटी के जो अनसोल्व एक्सरसाइज है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल से, दैट इज 2.6 प्रॉब्लम नंबर। तो वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमें 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, तीनों की कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग 9 है, 3 बार 9 है, ठीक है, इकट्ठी 9 ही है। ईच ऑफ कैपेसिटेंस यानी कि C1 की भी 9 है, C2 की भी 9 है और C3 की भी 9 कैपेसिटेंस है, यानी कि तीनों की कैपेसिटेंस इक्वल दी हुई है। तो हम C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू C इज इक्वल टू 9 पिकोफैरेड ले सकते हैं। और ये सारे कनेक्टेड किस में है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो जैसे ही हमने सीरीज के अंदर कनेक्शन की बात की, तो हमने जब कम्बिनेशन किया था कैपेसिटर्स का, कैपेसिटेंस के केस जब हमने चैप्टर किया था, कंसेप्ट्स किए थे, तब हमने जो कम्बिनेशन है वो पढ़े थे, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स एंड इन सीरीज के अंदर हम लास्ट में एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे एंड उसका फॉर्मूला होता था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास 3 है इसीलिए 3 लिखे गए हैं। अगर आपके पास 4 है, 5 है, तो आप उनको साथ साथ ऐड करते जाओ, जैसे प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1 अप टू CN तक आप ले सकते हो। तो इसका फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ए पार्ट हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन। कम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस हमने क्या, हमारे पास क्या आएगी। तो फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मूला लगेगा। C1 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू है, C3 की वैल्यू है। जस्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज हमारे पास क्या आएगी, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ये क्यों लिखा, क्योंकि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C 9 पिकोफैरेड था। तो मैंने C1 C2 C3 की जगह पे ऊपर वाले फॉर्मूला में जस्ट C पुट कर दिया। तो आप क्या करो, यहाँ पे C की जस्ट वैल्यूज लिखो। C की वैल्यूज लिखने के बाद में इनको ऐड कर दो। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर होता है सिंपली ऐड हो जाता है, 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो 3/9 बच गया। 3/9 को 1 के ऊपर कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1/3। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वहां से C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 3 पिकोफैरेड। अब आपके पास क्या है कि इसको आप पिकोफैरेड के अंदर भी लिख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपने फैरेड के अंदर निकालनी है। जैसे हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि फैरेड के अंदर टोटल कैपेसिटेंस निकालो, तो आप इसको पिकोफैरेड में भी छोड़ सकते हो। बट अगर इन केस आपको दी होती है कि आपने फैरेड में ही निकालनी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, तब वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैरेड्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा और वो बनेगी 3 × 10⁻⁻12 फैरेड। एक पिकोफैरेड के अंदर 10⁻⁻12 फैरेड्स होते हैं। तो हम जस्ट 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फैरेड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। इसी के इसमें हमने निकालना व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। हमारे पास क्या है, पहले हमने कॉम्बिनेशन बनाया, 3 कैपेसिटर्स हमें दिए हुए थे ऐसे, सीरीज के अंदर हमें 3 कैपेसिटर्स दिए हुए थे, हर एक की कैपेसिटेंस क्या थी, 9 थी। इसकी भी 9, इसकी भी 9 और इसकी भी 9 कैपेसिटेंस थी। अब इन कैपेसिटर्स को क्या किया हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स से हमने अटैच कर दिया और वो वोल्टेज सप्लाई हमें कितनी मिल रही है, 120 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई मिल रही है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए देखो कि हमने क्या करना है, देखो 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों का पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग हम लेके चलें, फर्स्ट का V, सेकेंड का V, थर्ड का भी V, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल सेम आएगा, सेम चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो तीनों का टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, V + V + V, क्योंकि पोटेंशियल क्या करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। तो ये क्या बन गया, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V + V + V। तो ये क्या बन गया, 3V। यहाँ से V की वैल्यू निकालूं तो 1/VT, यानी कि टोटल जितना पोटेंशियल था, जितनी सप्लाई हमने दी थी, उसका 1/3 जब हम करेंगे तो एक का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। तो वही हमने करना है। इस लाइन का यही मीनिंग है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल या 1/3 ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज जो हमें 120 वोल्ट दी उसका 1/3 कर दो। V1 की वैल्यू आई, मान लो कि हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट के अक्रॉस कितना है, V1, तो V/3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40, क्योंकि 120 डिवाइडेड बाई 3 इज 43 के टेबल पे कट करोगे तो V1 की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट। तो एक के क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 40 है, दूसरे के क्रॉस भी 40 होगा, तीसरे के क्रॉस भी 40 होगा। जब आप उनको ऐड करोगे तो 40 + 40 + 40 इज 120 वोल्ट। तो सबका जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा 140 वोल्ट। एक के क्रॉस कितना आ गया हमारा यहाँ पे 40।
नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 या प्रॉब्लम नंबर 2.7 के ऊपर। यहाँ पे भी हम आपको 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, वहाँ पे सीरीज में दिया हुआ तो सीरीज की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने लगाया था। अब पैरेलल यहाँ पे वर्ड आ गया तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पैरेलल की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो वहाँ पे सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल था, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन, किसके केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है कि टोटल कैपेसिटेंस निकालो। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे आएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। C1 की वैल्यू गिवन है 2 पिकोफैरेड, C2 की वैल्यू गिवन है 3 पिकोफैरेड, C3 की वैल्यू गिवन है 4 पिकोफैरेड। तो जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला लिखो और उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 पिकोफैरेड इज 9 पिकोफैरेड। तो ये हमारे पास आ गई टोटल कैपेसिटेंस। अगर इसको भी आपने फैरेड के अंदर लिखना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻12 से, तो ये आपका बन जाएगा फैरेड्स के अंदर आपकी कैपेसिटेंस आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ये आपकी टोटल कैपेसिटेंस आ जाती है कॉम्बिनेशन की। आप पिकोफैरेड तक भी इसको छोड़ सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है आगे करने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी का बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर देखिए, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई। 100 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है या वोल्टेज की जो सप्लाई है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमने चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या था, एक तो हमें कैपेसिटेंसेस गिवन थी, सी की वैल्यूज गिवन थी C1 C2 और C3, एक हमें V की वैल्यू दे दी। तो अब ऐसा रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है जो C और V को मिला के Q बन सके। तो हमने किया है बहुत बार, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई, C बाई V। तो फर्स्ट वाले के ऊपर निकालोगे तो C1V, सेकंड वाले कैपेसिटर पे निकालोगे तो C2V और थर्ड वाले कैपेसिटर पे निकालोगे तो C3V। जस्ट कुछ नहीं करना, V की वैल्यू तो 100 वोल्ट सब में पुट करनी है। 100 वोल्ट और पीक जो हमारे कैपेसिटेंस है उनको आपने क्या करना है, 2, 3 और 4 पुट करना है। फैरेड्स के अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे फैरेड्स के अंदर हमने काम किया तो 2 पिकोफैरेड इज 2 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, 3 पिकोफैरेड इज 3 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, 4 पिकोफैरेड इज 4 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। तो Q1 क्या आएगा, C1V। C की वैल्यू ये रही 2 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, और V की वैल्यू देखो 100 था तो 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको 10 की पावर 2 लिख दिया। और चार्ज किस में होता है, कूलम में। अगर आपको यूनिट्स में कन्फ्यूजन हो रही है कि पहले फैरेड था फिर वोल्ट आ गया, फैरेड वोल्ट लिखे, कुछ मत लिखो, सीधा चलने दो, कूलम लिख दो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया तो 2 तो एज इट इज आ गया, 10 की पावर -12 प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 10 की पावर -10 के। तो Q1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2V। C2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻12, V हमारी सेम 10⁻², तो ये बन गया 3 इंटू 10⁻⁻10V। ठीक है, उसके बाद में Q3 की वैल्यू है C3V, दैट इज 4 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻²। तो Q3 हमारा क्या बन गया, 4 इंटू 10⁻10 वोल्ट्स बन गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो एग्जाम्पल नंबर जो प्रॉब्लम नंबर 2.7 थी वो, उसके दोनों पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस हो गए। बस आपने जो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें C गिवन था और V गिवन था, और C और V का रिलेशन अगर हम C और V को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास चार्ज आ जाता। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.8 या क्वेश्चन नंबर 2.8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2.8 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इसके अंदर हमें बेसिकली एरिया ऑफ जो ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दिया हुआ है, वोल्टेज की सप्लाई दी हुई है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A इज इक्वल्स टू, मान लिया कि 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर हमें गिवन है। उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर हमें गिवन है। उसके बाद में वोल्टेज सप्लाई जो की गई है वो है 100 वोल्ट्स की। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इसके अंदर उसने बोला है कि हमने कैपेसिटेंस निकालनी है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, प्लस हमने चार्ज निकालना है। तो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एप्सिलॉन नॉट A/D, और चार्ज होता है Q इज इक्वल्स टू VC। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल्स टू A मान लिया, और A की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर गिवन है। उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, D की वैल्यू हमें 3 मिलीमीटर दी हुई है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है सप्लाई वोल्टेज हमें V की वैल्यू गिवन है, दैट इज 100 वोल्ट। अब हमें पता है, वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल्स टू C एप्सिलॉन नॉट A/D के इक्वल होती है। एप्सिलॉन नॉट हमें कांस्टेंट होता है परमिटिविटी ऑफ
परमिटिविटी होती है, ठीक है। अब फ्री स्पेस की बात करते हैं, जिसकी भी बात करते हैं, तो ये परमिटिविटी है। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ए की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻3, और डी की वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻3। वैल्यूज पुट की, इसको 6 को मल्टीप्लाई किया 8.854 से, हमारे पास आया 53.124। 3 डिनोमिनेटर में रखा, 10 की पावर -12 -3, और ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो इस -3 को कहाँ पे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 10 की पावर -12 -3 प्लस का 3, तो यहाँ से -3 + 3 इनको कैंसिल हो जाएंगे अपने आप एक दूसरे से। बचा क्या, 10 की पावर -12। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या आया, जब 53.124 को डिवाइड किया 3 से, तो सी की वैल्यू आई 17.708 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड्स। अब उसके बाद में देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली जब हमने बात की थी और राउंडिंग ऑफ वाली जब हम बात करते हैं कि ये डिजिट अगर 5 से बड़ा है, तो 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 0 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं, 0 को एक बढ़ा के लिख सकते हैं। तो मैंने 0 की जगह पे क्या लिख दिया, 1, और ये हमारा क्या बन गया, 17.71 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, या हम इसको लिख सकते हैं 17.71 पिको फैरेड्स। जिस भी, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हो तो कोई गलत नहीं है, अगर आप आगे करते हो इसको तो आप यहाँ पे पिको फैरेड्स की टर्म्स के अंदर भी इसको लिख सकते हो। तो ये हमारे पास आ गई कैपेसिटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ज की, चार्ज निकालते हैं। सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वी की वैल्यू हमें 100 वोल्ट गिवन है, तो क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, एंड क्यू इज इक्वल टू 17.71 वी की वैल्यू इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू सी। हमें वी की वैल्यू 100 वोल्ट गिवन थी, और 100 को मैंने क्या लिख दिया, 10⁻² लिख दिया और वोल्ट लिख दिया। तो यहाँ पे हमने वी की वैल्यू पुट कर दी 10⁻² और सी, ठीक है। अब कूलम्स के अंदर होता है तो कूलम का आ गया सी। तो यहाँ पे हमारे पास बना, अब 17.71 तो एज इट इज रहेगा, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, -12 + 2 इज माइनस का 10, तो क्यू की वैल्यू आ गई 17.71 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब नैनो कूलम बना सकते हैं हम, क्योंकि 10 के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ से हटाते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1.771 इंटू 10⁻⁻9, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे भी छोड़ना है, डजेंट मैटर, क्वेश्चन आपका सही होगा, पर हमारे पास जो क्वांटिटीज़ है ना, जैसे माइक्रो कूलम हो गया, नैनो कूलम्स हो गया, तो इनके चीज़ पिको फैरेड्स हैं, तो इस चीज़ के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, इससे मिलता जुलता कुछ बनना चाहिए, तो इसीलिए हमने 10⁻⁻9 बनाई है, और कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है कि आपने यही बना ली है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 2.8 के बाद में 2.9 के ऊपर। 2.9 में हमें दिया है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कंडक्टर हैज़ एरिया की वैल्यू, कैपेसिटर हैज़ एरिया, कैपेसिटर के एरिया की वैल्यू, आपको ए की वैल्यू गिवन है, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर, एंड ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन सारा ना 2.8 वाला ही गिवन है, 2.8 वाला सारा क्वेश्चन हमने देखना है। उसके बाद में हमने क्या करना है, उस 2.8 वाले क्वेश्चन के अंदर जस्ट क्या करना है, सिर्फ एक जो हमारा कैपेसिटर वहां पे बन रहा था, उस इधर वाले कैपेसिटर में, उस कैपेसिटर में हमारे पास खाली था, अंदर से एयर थी, कोई भी शीट नहीं लगाई हुई थी। इस कैपेसिटर में हमारे पास क्या होगा, हम बीच में एक माइका की शीट जो है वो डाल देंगे, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमारी माइका आ जाएगी, माइका, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 6 गिवन है, ठीक है। बस यही चेंज करना है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। जो हमारा 8th क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास जो माइका की शीट थी वो नहीं थी, बाकी सारा 8th क्वेश्चन के जो गिवंस थे हमने वही उठाने हैं। जो एरिया है 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर लेना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी की वैल्यू हमने 3 मिलीमीटर लेनी है, और वोल्टेज सप्लाई हमने 100 वोल्ट लेनी है, तो वो सेम ही लेना है, ठीक है। अब करना क्या है, ए पार्ट के अंदर है कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है तो माइका शीट क्या इफेक्ट करेगी, ठीक है। अब ना ये जो न्यूमेरिकल है ये वहाँ से है, जब हमने जो हमारा कैपेसिटर था उसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी थी, तो तब हमने किया था कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो हमारी जो कैपेसिटेंस होती है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है इनिशियल कैपेसिटेंस से, यानी कि इंट्रोड्यूस करने से पहले जो कैपेसिटेंस थी और इंट्रोड्यूस करने के बाद में जो कैपेसिटेंस है, तो जो इंट्रोड्यूस करने के बाद में जो कैपेसिटेंस होती है ना, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, जो इनिशियल बिना
किसी जो डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टिंग स्लैब के बिना जो हमारी कैपेसिटेंस थी, ठीक है, यही करते थे हम, वो आर्टिकल आप देख लेना। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि जब तक हमारी जो वोल्टेज सप्लाई है वो कनेक्टेड है, देखो जब तक वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड होती है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है, पोलराइज होती रहती है, और हमारा कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज होता रहता है। या जो कनेक्टिंग स्लैब होती है वो भी क्या करती है, जब तक वोल्टेज सप्लाई ऑन होती रहती है कैपेसिटर हमारा चार्ज होता रहता है। तो जब तक ये ऑन है तब तक हमारा जो कैपेसिटर होगा वो क्या करेगा, कैपेसिटर इज चार्जिंग, ये चार्ज कर रहा है, ठीक है, लगातार ये जब तक वोल्टेज सप्लाई हो रही है ये चार्ज कर रहा है। तो हमें गिवन क्या हुआ है, गिवन दिया हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका शीट इज K इज इक्वल टू 6, डी की वैल्यू 3 मिलीमीटर दी हुई है, दैट इज 3 इंटू 10⁻³ मीटर, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो, अगर वोल्टेज सप्लाई है वो कनेक्टेड रहेगी तो वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू है तो वहां से वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगी। अब कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, C एप्सिलॉन नॉट A/D। अब यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन की है, क्योंकि हम जो डिटेल्ड कैलकुलेशन है वो इसकी 2.8 के अंदर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 8.854 इंटू 10⁻12, A की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 6 इंटू 10⁻3, डी की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 3 इंटू 10⁻3, और यहाँ से सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा C इज इक्वल टू 17.71 इंटू 10⁻12 फैरेड, और C की वैल्यू क्या आ गई 1.771 इंटू 10⁻11 फैरेड, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल जो कैपेसिटेंस थी वो आ चुकी है, ठीक है, इनिशियल कैपेसिटेंस आ गई। अब ये वही चीज आपको नीचे मैंने हाईलाइट करके दी हुई है कि जब भी एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टिंग स्लैब है उसको इंसर्ट किया जाता है तो प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है इनिशियल कैपेसिटेंस से। ये हमारी इनिशियल कैपेसिटेंस आ गई, यानी कि जो न्यू कैपेसिटेंस आएगी वो K टाइम्स C आएगी। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या है, C1, और वो K टाइम्स C होगी। K की वैल्यू 6 गिवन है, C की वैल्यू हम 1.771 इंटू 10⁻11 फैरेड्स निकाल ही चुके हैं। यहाँ पे पिको फैरेड नहीं है, यहाँ पे फैरेड ही है, ठीक है, यहाँ पे फैरेड है, पिको फैरेड नहीं है। तो यहाँ पे 6 इंटू 1.771 इंटू 10⁻11 फैरेड, 6 को मल्टीप्लाई किया 1.771 से तो हमारे पास बन गया 10.626 इंटू 10⁻11 फैरेड। इसको हम क्या करेंगे, आगे लेके आए, 10 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, C1 इज इक्वल टू 106 इंटू 0.26 इंटू 10⁻10 फैरेड्स। यानी कि अब देखो ये क्या है, ये छोटा ही बन रहा है, इसको अगर मैं, ये 5 से बड़ा है तो इसको मैं 1 इंक्रीज करके लिख सकती हूँ, यानी कि 3 लिख सकती हूँ। अब 3 भी तो छोटा ही है, हम इसको अगर कंसीडर ना भी करें तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 106 पिको फैरेड लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो देखो इनिशियल कैपेसिटेंस थी ये, ठीक है, इसको पिको फैरेड में अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे इनिशियली हमारे पास थी कैपेसिटेंस 17.71 पिको फैरेड, 17.71 पिको फैरेड थी, यहाँ पे 106 पिको फैरेड होगी, इंक्रीज होगी ना, एक 17 और एक 106 दोनों में चेंज है, तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ से अपना न्यू चार्ज भी निकाल सकते हैं जो कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर होगा, क्योंकि चार्ज हो रहा है, चार्जिंग हो रही है तो चार्ज डिवेल्प होना शुरू हो रहा है। तो वो चार्ज कितना डिवेल्प होगा, C1V के इक्वल, C1 की वैल्यू है 106 पिको फैरेड्स और ये 100 वोल्ट हमारे पास था, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 106 इंटू 100 पिको कूलम। तो यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1.06 इंटू 10⁻8 कूलम। पिको की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, एक पिको फैरेड के अंदर 10⁻12 फैरेड्स होते हैं, वैल्यू पुट करके आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे पिको कूलम में रखना है तो भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, जब सप्लाई हमारी है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी ना, तो अब जो हमारा कैपेसिटर है ना, साइड में लिख के दे रही हूँ, कैपेसिटर अब क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी उसकी। तो जब डिस्चार्जिंग होनी शुरू होगी तो वो क्या करेगा, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 6 दी हुई है, C की वैल्यू 1.771 इंटू 10⁻11 फैरेड हमने निकाल ली। न्यू कैपेसिटेंस हमारे पास यहाँ पे आ गई, दैट इज K C के इक्वल होता है, तो 106 पिको फैरेड हमारे पास गिवन आ गई, 106 इंटू 10⁻12 फैरेड्स भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हाईलाइट करके आपको दिया हुआ है दैट इफ द सप्लाई इज रिमूव्ड देन देयर विल बी अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज इन द प्लेट्स। अब जब सप्लाई है वो उतनी रहेगी, ठीक है। अब
अभी तक हमने क्या है, जब हमने बात की थी डिस्चार्जिंग की, तो डिस्चार्जिंग कब होगी, जब इसके साथ कोई दूसरा कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है, जब दूसरा कैपेसिटर आएगा, क्योंकि जब भी कैपेसिटर की हम बात करते हैं ना कि कैपेसिटर का काम होता है चार्ज करने का और डिस्चार्ज करने का, तो एक चीज माइंड में रखना कि कैपेसिटर को कोई वे भी चाहिए, कोई रास्ता भी चाहिए जिसके थ्रू वो क्या हो सके, डिस्चार्ज हो सके, यानी कि कोई मीडिया चाहिए जिसके अंदर वो अपने चार्ज को ट्रांसफर कर सके, तभी डिस्चार्ज होगा। तो अभी तक हमें वो मीडिया नहीं दी हुई है, तो जब तक वो मीडिया नहीं दी है, जब मीडिया दी होगी तो उसका हम आगे डिस्कस करेंगे कि तब क्या होगा। तो अब मीडिया नहीं है हमारे पास, तो हम डिस्चार्जिंग को एक बार नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट बात करेंगे कि जो चार्ज है वो कांस्टेंट ही रहेगा, और कितना रहेगा, 1.771 इंटू 10⁻⁹ कूलम ही रहेगा, ठीक है। चार्ज हमारा उतना ही रहेगा। जब हमने वोल्टेज जो है उसको क्या कर दिया, वोल्टेज को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो देखो चार्ज होता क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी, सी की वैल्यू ये रही, V कांस्टेंट थी, V की वैल्यू 100 वोल्ट पुट कर दो, तो V की वैल्यू 100 वोल्ट पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 11 - 2 हो जाएगा, -11 + 2 होगा, तो -11 + 2 कितना होता है, -9 ही तो होता है, तो -1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम बन रही है। करके दिखा देती हूँ मैं, क्या होता है देखो, Q किसके इक्वल होता है, सी वी के, C हमारे पास है 1.771 इंटू 10⁻⁻11, V हमारे पास कितना था, जब डिस्कनेक्ट किया तब कितना था, 10⁻² ही था, तो ये क्या बनेगा, 1.77 इंटू 10⁻⁻11 + 2, तो क्या बन गया, 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम के इक्वल आ गया। यही तो हमने लिखा है पीछे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है कि पोटेंशियल की बात अगर करें तो पोटेंशियल कितना आएगा अक्रॉस द प्लेट्स, तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास है, Q की वैल्यू है, C की वैल्यू है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C होता है, तो Q/C करो 1.771 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 106 इंटू 10⁻12, तो ये -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो गया, यानी कि -9 + 12, तो 1.771 डिवाइडेड बाई 106 क्या बनेगा, 0.0167 इंटू 10⁻3, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, 16.7 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, बस एक्सप्लेन करना है आपने कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको, अगर आप कुछ और एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो एक चीज़ तो आपको पता ही है, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की जाती है कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ये चीज़ तो आपको पता है। जब कैपेसिटेंस है वो अफेक्टेड होगी तो हम कैपेसिटेंस को क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस और वोल्टेज का और चार्ज का रिलेशन होता है। अब कैपेसिटेंस चेंज हो रही है तो चार्ज भी चेंज होगा, और अगर चार्ज चेंज हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना तो चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 2.10 की तरफ। 2.10 में हमें दिया है ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है जो हमें 50 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखो जब मैंने एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करवाया था तब बोला था वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये न्यूमेरिकल भी वही उतनी ही इंपॉर्टेंस रखना है जितनी हमारे पास उस आर्टिकल की थी, पर आर्टिकल थोड़ा सा इससे अगर वो 100% इंपॉर्टेंट है तो ये 90% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, E या U हम उसको लिखते हैं, तो दैट इज हाफ CV² के इक्वल होती है। देखो एनर्जी की मैंने आपको कुछ काफ़ी सारी फॉर्म्स बताई थी, तो आप क्या कर सकते हो, उनमें से किसी को भी, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हमने ड्राइव किए थे, Q और V की फॉर्म में भी किए थे, C और V की फॉर्म में किए थे, Q और C की फॉर्म में भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी फॉर्म्स के अंदर करते हैं। तो आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमने लगाना है, वो डिपेंड करेगा आपको गिवन क्या है। यहाँ पे मेरे को कैपेसिटेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है, तो CV² का फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर आपको कुछ और गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको C गिवन नहीं है तो C की वैल्यू पुट कर दो Q/V, तो Q और V की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको Q और C गिवन है, V नहीं गिवन है, तो V की वैल्यू पुट कर दो Q/C, तो वहां से आप Q और C की टर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो उसको। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दी हुई है, दैट इज C इज 12 पिकोफैरेड। C को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड्स लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर्ड होगी कैपेसिटर के अंदर, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर होगा, यही फॉर्मूला है। इसके अंदर हमने पुट करनी है C और V की वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आएगा, E इज इक्वल टू हाफ C 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V का स्क्वायर, दैट इज 50 का स्क्वायर, 50 वोल्ट दी हुई थी। यहाँ से 2 से 12 को कैंसिल किया तो 6 आया, तो 6 इंटू 10⁻12 इंटू 2500 हो गया।
2500 को मैं लिख देती हूँ 25 इंटू 10⁻²। 25 जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 10⁻⁻12 इंटू 10⁻²। तो -12 प्लस 2 इज माइनस का 10। 25 इंटू 6 इज 150, तो 150 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स आ गई। तो एनर्जी क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करने के बाद में 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल हमारी एनर्जी है वो आती है। तो ये आ गया हमारा 2.10 का आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 2.11। 2.11 हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, यानी कि एनसीईआरटी के एडिशनल नहीं, जो हमारे पास अनसोल्ड एक्सरसाइज दी हुई है उसका लास्ट है। 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया है 200 वोल्ट की सप्लाई से। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। उसके बाद में उसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद में उसको कनेक्ट किया गया अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड के कैपेसिटर के साथ। अब आ गया ना अनचार्ज वाला केस। अब अनचार्ज 600 पिकोफैरेड के कैपेसिटर के साथ उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। चार्ज करने के बाद में इसने क्या किया, देखो 600 पिकोफैरेड का जो कैपेसिटर था पहले उसको चार्ज किया है 200 वोल्ट के सप्लाई से, फिर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके उस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके उस कैपेसिटर को किसके साथ लगा दिया, एक अनचार्ज 600 पिकोफैरेड के कैपेसिटर के साथ। अब हमने बताना है कि एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई, तो एनर्जी लॉस्ट वाला आर्टिकल भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही लगाना है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने सीरीज के अंदर जो है वो अप्लाई उसको जोड़ा गया दूसरे कैपेसिटर को। तो कैपेसिटेंस हमें दी हुई है C इज इक्वल टू 600 पिकोफैरेड, यानी कि 600 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ दैट इज 200 वोल्ट दी हुई है, गिवन V की वैल्यू। E क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू हाफ C1 का स्क्वायर। हम पहले निकालेंगे जब हमारी वोल्टेज है वो डिस्कनेक्ट होने से पहले, जब चार्जिंग हो रही थी तब की केस निकालते हैं। तो चार्जिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। तो E की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, C और V की वैल्यू दैट इज हाफ 6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा। 200 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया, हाफ इंटू 6 इंटू 10⁻10 इंटू 2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। इस 2 को 3 से कैंसिल की 6 से कैंसिल किया तो 3 आ गया। क्या बनेगा, 3 इंटू 10⁻10 इंटू 4 इंटू 10⁻4। 3 इंटू 4 किया 12 आ गया, 10⁻10 इंटू 10⁻4 किया 10⁻6 बच गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी आ गई दैट इज 1.2 इंटू 10⁻5 जूल्स। ये है जब तक हमने उसको कनेक्ट नहीं किया था, जब तक हमारा कैपेसिटर जो था वो चार्ज था, ठीक है। उसके बाद में हम निकालेंगे कि जब उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और अनचार्ज कैपेसिटर के साथ उसको मान लो सीरीज के अंदर अटैच कर दिया गया, तो अनचार्ज कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी थी, 600 पिकोफैरेड, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻12 पिकोफैरेड्स, सॉरी 12 फैरेड्स। तो इट इज कनेक्टेड टू एन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया तो सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस क्या होती है, टोटल कैपेसिटेंस इज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे आता है। तो दो ही कैपेसिटर्स है हमारे पास, 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/600 प्लस 1/600 हो गया। C1 भी इतना ही है, अगर इसको C2 मानना है तो इसको C2 मान लो, और यहाँ पे इस वाले को C1 मानना है तो इसको C1 मान लो। तो ये C1 और C2 की हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो C1 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा। तो 1 + 1 = 2, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/600। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 पे कट करोगे तो 1/300। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, 300 पिकोफैरेड। C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, 300 को क्या लिखा, 3 इंटू 10⁻2 लिख सकती हूँ, साथ में 10⁻⁻12 फैरेड बन गया। तो 10 - 12 + 2 इज माइनस का 10, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। C की वैल्यू आ गई। अब एनर्जी निकालेंगे, C इक्विवेलेंट निकालने के बाद में एनर्जी निकालेंगे तो E2 क्या आएगी, हाफ C इक्विवेलेंट V का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को यूज करके एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्बिनेशन की बात हम कर रहे हैं। तो E2 इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट V का स्क्वायर। तो E2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻10, जो अभी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली है वो इंटू 200 का स्क्वायर। 200 को अगेन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। और हमारे पास E2 की वैल्यू क्या बन गई, हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻10 इंटू 2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर किया तो 4 इंटू 10⁻4 बना, इस 4 को इस 2 से कट किया तो 2 बच गया। तो ये बनेगा 3 इंटू 10⁻10 इंटू 2 इंटू 10⁻4। 3 इंटू 2 किया तो 6,
10⁻10 इंटू 10⁴, तो E2 की वैल्यू क्या आ गई 6 इंटू 10⁻6 जूल्स। यहाँ से हम इसको 10⁻5 में लेंगे क्योंकि पिछले को भी 10⁻5 में ही हमने लिया था, तो E2 की वैल्यू आ गई 0.6 इंटू 10⁻5 जूल्स। तो एनर्जी लॉस्ट क्या आएगी, इनिशियल माइनस फाइनल, ये इनिशियल एनर्जी थी E1 और ये फाइनल एनर्जी है। E1 माइनस E2 कर दो, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी लॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻5 माइनस 0.6 इंटू 10⁻5 जूल्स। तो यहाँ पे आ गया 0.6 इंटू 10⁻5 जूल आंसर। इसको आप लिख सकते हो E लॉस्ट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये हमने किया था कि जब हम कम्बिनेशन बनाते हैं कैपेसिटर्स का तो कितना चार्ज या कितनी एनर्जी है वो लॉस्ट होती है। तो ये आर्टिकल भी हम डेफिनेटली उसको डिफाइन करके कर चुके हैं, जस्ट आपने उसका एक फॉर्मूला ही लगाना है। पहले आपने बिना कम्बिनेशन को एक कैपेसिटर जो हमें इनिशियल कैपेसिटर दिया हुआ था उसको कैपेसिटेंस को लेके आपने एनर्जी निकालनी है, उसके बाद में कम्बिनेशन की एनर्जी निकालनी है और इनिशियल में से फाइनल को माइनस करके आप लॉस्ट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपकी जो NCERT का अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, और हमने टोटल 11 न्यूमेरिकल्स, उसके जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो पेंडिंग है, बट अनसॉल्व के अंदर हम इतने 11 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.